हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर लिखा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, यानी 90 डिग्री सम है उनका, ओके। तो कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। उसके बाद कॉस ए अगर कॉस बी के इक्वल है, उसके साथ साथ एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो हमें शो करना है कि ये जो एंगल्स है ना, कॉस ए लिखा ना, एंगल ए और एंगल बी जो एक्यूट एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। तो सिंपल है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी चीज़ दी गई है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी के इक्वल दिया गया है। कॉस ए जब कॉस बी के इक्वल होता है, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो सॉल्व किया मैं वहाँ से आपको बताता हूँ, आसानी से आप समझ जाओगे, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी हमें सिर्फ सिंपली इतना दिया हुआ है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है, ठीक है ना, बस इतना दिया। और हमें कहा गया है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो अगर एक्यूट एंगल्स हैं, तो हमें ये दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो चलिए यहाँ से दिखाते हैं। हमने सबसे पहले ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया, एक ट्राइंगल बनाई, राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है सी पे, ए बी सी उसका नाम रख लिया, ओके। ये आ गया ना, ए बी सी, इसका नाम रख लिया इस राइट एंगल ट्राइंगल का। अब आगे होता क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। देखो कॉस ए अगर आप देखोगे, हमें पता है कि कॉस ए किसके इक्वल होता है, ये जो रेशो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसके इक्वल होती है ना। तो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो जब हम कॉस की बात करते हैं तो करली ब्लैक हेयर, करली यहाँ से ब्लैक हेयर, कॉस होता है बी अपन एच, यहाँ भी कॉस बी अपन एच, कोई फ़र्क नहीं है ना। लेकिन फ़र्क सिर्फ एंगल का है। एक जगह एंगल हम ए की बात करते हैं और दूसरा एंगल बी की बात करते हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ पे बताइए, अगर बी अपन एच, ये तो दोनों केसी में बी अपन एच है, ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ, तो अब देखो कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, बी अपन एच है, लेकिन इस बी और इस बी में फ़र्क है, लेफ्ट राइट में फ़र्क है। लेफ्ट में जो एच है और इसमें जो एच है, हाँ हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है दोनों केसेस में, लेकिन बेस में फ़र्क है। एक का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जब मैं एंगल यहाँ पे कॉस ए है ना, तो जब एंगल ए की हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कौन होता है, ये बी सी तो परपेंडिकुलर होता है ना, बी सी परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एंगल जो लेते हैं हम उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे कॉस बी लिया हुआ है, तो जो बी है वो एंगल है और बी के सामने जो है होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ये इतना भी पता चल गया आपको, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ए के केस में परपेंडिकुलर बी सी है, बी के केस में परपेंडिकुलर ए सी है, ये भी पता चला, ओके। तो यहाँ अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एंगल ए है उसके रिस्पेक्ट में लें तो परपेंडिकुलर कौन होगा, और दूसरे केस में यानी कि अगर हम बी को एंगल लें तो परपेंडिकुलर कौन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा ही, ठीक है ना। क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो हाइपोटेन्यूज होता है उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे जो बी है बेस एक केस में हमारे पास ए सी आ रहा है, यहाँ पे AC आया। जब एंगल A की बात की तो AC क्या था, बेस था। जब एंगल B की बात की तो BC क्या था, बेस था। बाकी हाइपोटेन्यूज तो AB है दोनों केसेस में, तो यहाँ पे ये लिख लो ना, AC BC ये तो रहे बेसिस, लेकिन जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो तो AB सेम है ना दोनों में। हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो, हाँ परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं इनका हम इनको चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वो एंगल कहाँ पे बन रहा है, वो एंगल बी पे है, एंगल सी पे है, किस जहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दूसरे वाला बेस होगा। तो वो बदलता रहता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज थोड़ी बदलेगा, क्योंकि जो सबसे लंबी लाइन है वही तो हाइपोटेन्यूज वो एक ही होगी, ओके। अब ये ए सी अपान ए बी जो है वो बी सी अपान ए बी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप दोनों साइड में अगर दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई करो ए बी से, तो आपको लगता है ये ए बी यहाँ से कट जाएगा ना,
यहाँ पे जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कट जाएगा, इधर ए बी से होगा तो ए बी ये कट गया और वही हुआ। यहाँ पे ए सी अपन ए बी था, ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ये वाला, फिर ए बी सी अपन ए बी था, ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों साइड किया ना, तो दोनों साइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये किया इसलिए क्योंकि ए बी कट जाएगा, यहाँ से ए बी कट जाएगा और वैसे भी कट जाता है, ये इक्वल टू गया इधर है तो ए बी जो है डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता, तो ए बी कट जाता, ए सी बी सी के इक्वल हो जाता। तो हुआ यही कि ए सी बी सी के इक्वल हो गया, यहाँ भी यही हुआ, ए सी बी सी के इक्वल हो गया। एक सेकंड, एक को डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, तो ए सी बी सी के इक्वल हो गया। जब ए सी बी सी के इक्वल हुआ यानी कि एक ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हो गई। यहाँ पे ये बात देख रहे हो आप, ए सी जो है वो बी सी के इक्वल हो गया, ए सी बी सी के इक्वल हो गया, दो साइडें इक्वल हैं। अगर दो एडजेसेंट साइडें इक्वल होती हैं तो उसकी जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब ए सी जो है, ये थ्योरम पढ़ी है ना आपने कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो एंगल जो अपोजिट, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे देखो एंगल ये वाला जो इसके सामने वाला एंगल ये है, अब ये साइड आप लोगे तो इसके परपेंडिकुलर, इसके सामने अपोजिट वाला एंगल ए है, इसका बी है, इसका ए है, एक का एक ए आ गया और एक का बी आ गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ये आ गए आपकी, ये और दोनों, और इनके अपोजिट वाले एंगल एक ये आ गया। तो दोनों एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। बट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हुआ था, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपका। अगर कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कॉट थीटा आपको दिया हुआ है 7/8। इसका हमने फर्स्ट, देखो कॉट थीटा दिया, सिंपल सा आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी इक्वल होती है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, ये टेन का अपोजिट होता है। टेन हमें पता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो ये बेस अपन परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि उसका अपोजिट होता है। टेन 1/कॉट होता है ना, तो जो टेन होगा उसका अगर उल्टा करोगे, यानी कि टेन अगर P/B है तो ये B/P हो जाएगा, कॉट है ना। तो B/P हुआ तो B कितना होगा 7, P कितना होगा 8, है ना। यहाँ से देख रहा हूँ मैं, ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो कॉट थीटा दिया हुआ ना 7/8, वहाँ से बात कर रहा हूँ। अब देखो आगे ये हमें दिया हुआ कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये प्रूफ करो, ये किसके प्रूफ नहीं करना बल्कि ये सिंपली इवेलुएट करना है हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। और फिर दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा की। इतना ही करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं इसको फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को भी करने से पहले हमें तीसरी साइड तो चाहिए। हमारे पास कॉट होता है B/P, तो बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, लेकिन तीसरी साइड कहाँ से आएगी, पाइथागोरस से आएगी ना। तो वो पाइथागोरस लगा के हम उसको निकाल के पहले देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 होने वाला है, ठीक है। ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर मैंने सॉल्व किया हुआ आपके लिए। ये 8 है, ये 7 है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 7/8, लेकिन B/P है, B 7 आ गया और ये P कितना हो गया 8। लेकिन इसमें आपको कोई ऐसा नहीं देखना कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, आप किसी को भी ले सकते हो क्योंकि थीटा है ना। तो यहाँ पे ABC ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, हमने खुद ही ABC ले लिया। तो B पे हमने थीटा ले लिया, C पे ले लिया। आसान होता है ना, ये देखो ये इसको परपेंडिकुलर मानना और इसको बेस मानना, ये आसान होता है दूसरे इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए यही ले लिया, आप वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉट थीटा में उसका बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, लगाई हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारे पास तीसरी साइड आएगी, हाइपोटेन्यूज निकाल देना हमने। कैसे निकालेंगे, बेस परपेंडिकुलर हो गया ना, हाँ यहाँ से परपेंडिकुलर बेस हो गया क्योंकि कॉट थीटा था, परपेंडिकुलर बेस दोनों दे गया। और यहाँ पे बचा हाइपोटेन्यूज, वो कैसे निकलेगा, PGT लगा के। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लेकिन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर रहा क्योंकि दिया हुआ नहीं है। परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 स्क्वायर हुआ क्योंकि दिया हुआ है। अब ये 7 का स्क्वायर बेस हो गया क्योंकि बेस 7 था, ये याद होगा आपको। ओके, तो ये तो दिया हुआ है वैसे बेस और परपेंडिकुलर, तो इसीलिए AC का स्क्वायर रहा। यहाँ पे एक मिनट में इससे हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ पे AC स्क्वायर सॉरी, यहाँ से जो AC स्क्वायर है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो यहाँ पे आ गया 64। अब 7 का स्क्वायर 49, 64 प्लस 49 कितना होता है 113। तो AC स्क्वायर था ना 113, अब स्क्वायर जब इक्वल टू को क्रॉस किया तो वो तो रूट बन गया। तो जब रूट बन गया तो रूट 113 वैल्यू आ गई AC की। तो AC तो निकालना था, AC क्या होता है, AC है हाइपोटेन्यूज हमारा, तो उसी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी थी, वो निकली रूट 113।
ठीक है, तो एक निकल गई। अब देखो, अब आप कोई भी फंक्शन निकाल लीजिए, अब जितना मर्जी कोई पूछा जाए, अब साइन कॉस टेन कुछ भी पूछा जाए, लेकिन हमें साइन कॉस ही निकालना था। उसकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले साइन कॉस और कॉट की भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरे पार्ट में कॉट भी निकालना था ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। चलो, साइन थीटा किसके, पी अपन एच, तो परपेंडिकुलर आपको 8 दिया हुआ था, लेकिन एच अभी हाइपोटेन्यूज ये निकाला आपने ए सी, तो वो एच आ गया 8/√13 आ गया, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे 8/√13 आ गया, ये दिख रहा है आपको। कॉस थीटा होता है b/h, तो बेस है हमारे पास 7 और h अभी निकाला 113 √113, तो कॉस भी निकल गया। कॉट होता है b/p, तो बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो 7/8 आपका कॉट थीटा आ गया। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू निकाली, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा सेम है ना। तो कहने का मतलब कि a + b × a - b, आपको पता है कि a + b × a - b किसके इक्वल होता है? a + b a - b होता है a² - b², तो वही तो यहाँ पे लगा, यहाँ पे वही लगा a² - b²। a यहाँ पे क्या 1, b यहाँ पे क्या sin थीटा। सिमिलरली नीचे a यहाँ पे क्या 1, b यहाँ पे क्या cos थीटा, तो 1² - sin² थीटा अपन 1² - cos² थीटा। लेकिन 1² - 1² क्या होता है? 1² तो 1 ही रहता है, और इसी तरह से 1² क्या, यहाँ भी 1 ही रहता है, तो ये बना 1 - sin² थीटा अपन 1 - cos² थीटा। लेकिन आपको पता है sin² थीटा + cos² थीटा हमेशा 1 होता है, और वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 1 - sin² थीटा किसके इक्वल होता है? cos² थीटा। 1 - cos² थीटा क्या होता है? sin² थीटा। तो cos² थीटा अपन sin² थीटा आ गया, यही आया। यहाँ पे देख लीजिए, cos² थीटा प्लस अपन sin² थीटा, तो cos/sin होता है cot, है ना, sin/cos 10 होता है, और cos/sin क्या होता है? cot होता है, तो स्क्वायर का तो स्क्वायर ही रहा, तो इसलिए cot² थीटा आ गया। अब जब cot² थीटा आया, लेकिन आपको ये भी पता है कि यहाँ पे हमने cot की वैल्यू अभी पीछे निकाली थी, यहाँ पे कॉट होता है 7/8, लेकिन निकला क्या? cot², इसलिए 7/8 का स्क्वायर लिख दो, है ना। cot थीटा निकला तो 7/8 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि cot की वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल आई। अब दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट बोला हुआ था कि cot थीटा निकालो, cot² थीटा निकालो, तो cot² थीटा क्या निकाला? अभी निकाला। cot थीटा की वैल्यू होती है 7/8, और cot² थीटा क्या होगा? 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। पता चला? इस तरह से आपने दोनों पार्ट्स इसके निकाल दिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। यहाँ से अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, बाय।